हेलो एवरीवन। तो मैं भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ ट्रांसफार्मर के कोड में फ्लक्स कैसे सेटअप होता है। तो काफ़ी लोगों को, मुझे भी इवन स्टार्ट में मुझे भी बहुत डाउट रहता था, काफ़ी दिनों तक ये डाउट रहता था। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा जो कंसेप्ट मैं आज बताने वाला हूँ, इस कोड के बारे में, कैसे फ्लक्स सेटअप होती है ट्रांसफार्मर के कोड में। तो बस आप देखो, आपको ऐसा मजा आ जाएगा ना ये वीडियो देख के। फिर आप कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले तथा और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बस ये बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर जब जब हम ट्रांसफार्मर में कोई सप्लाई लगाते हैं तो उसमें कोड में फ्लक्स कैसे डेवलप होता है, किस तरह से फ्लक्स बनती है ट्रांसफार्मर के अंदर। जैसे देखो, जिस तरह से अभी आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जब हम किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, जब हम एक वोल्टेज सोर्स को लगाते हैं, करंट डेवलप होता है। उसी का एनालॉजी है ट्रांसफार्मर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको मजा आ जाएगा। बस आप बने रहो इस वीडियो में। तो देखो, इधर का जो पार्ट है ट्रांसफार्मर का है, इधर आपको दिख रहा है ट्रांसफार्मर बना हुआ है। तो अभी आपको इस पे अब ध्यान नहीं देना। अभी मैं इधर की जो चीजें है ना, वो मैं बताने वाला हूँ। अभी आप इसको देखो एक बार। देखो, मैंने क्या किया कि मैंने एक क्वाइल लिया है। आप लोगों को पता है क्वाइल कॉपर का बना हुआ होता है। क्वाइल की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, एक इंडक्टेंस होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्वाइल लिया है। क्वाइल के क्रॉस मैंने एक वीएम साइन ओमेगा टी का सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या करंट फ्लो होने वाला है। तो जब आप इसमें एक सप्लाई लगाओगे तो इसकी क्वाइल की इंपीडेंस क्या हो जाएगी। क्वाइल की इंपीडेंस मैं जेड लेट करता हूँ। जेड क्या होगा, जेड होगा आर प्लस जे एक्स। एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे इसकी रिएक्टेंस है और आर रजिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक सप्लाई लगाया है, ये वी एस साइन ओमेगा टी वेर ओमेगा 2 पाई एफ इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये मैंने लिखा है। उसके बाद आप यहाँ देखो, आई एस, इसकी जो इस क्वाइल में करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, वो आएगी आई एस इजिकल टू वी एस बाय जेड। सिंपल, आपको पता है ओम्स लॉ से करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। अब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो इंपीडेंस होगी वो क्या होगी, इंपीडेंस की कुछ मैग्नीट्यूड होगी और उसकी कुछ फेज एंगल होगी। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया और यहाँ पर मैंने आई एस का एक्सप्रेशन लिखा है, वीएम साइन ओमेगा टी मॉड जेड बाय थीटा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और इस पूरे टर्म को आपको जो दिख रहा है वीएम बाय जेड, इसको मैंने मैक्सिमम करंट लेट कर लिया, आई एम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा मैंने लिखा है, ठीक है। अभी इतना अगर ये सबको क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क आप ये लोग पढ़ते हो, तो सिंपल अगर किसी क्वाइल के क्रॉस अगर आप वोल्टेज लगाते हो तो करंट का एक्सप्रेशन ये निकल के आता है। तो देखो, काफी लोगों को ना जब ट्रांसफार्मर में जब सप्लाई लगाते हैं तो करंट का एक्सप्रेशन में ही डाउट रहता है कि ये आई एम कॉस ओमेगा टी कैसे होगा। तो इसलिए मैंने पहले इस चीज को आपको बताया कि किस तरह से जब हम वीएम साइन ओमेगा टी सप्लाई लगाते हैं तो करंट की वैल्यू कॉस ओमेगा टी निकल के आती है। तो देखो, अब क्या होता है, क्वाइल, आपने जब भी क्वाइल डिजाइन किया तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसमें लॉस कम से कम हो। तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है और इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमेशा क्या होता है कि जो आर बाइंडिंग होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग इज वेरी मच लेस देन रिएक्टेंस ऑफ बाइंडिंग। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट 90 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा जो थीटा आएगा, इंपीडेंस एंगल जिसको आप बोलते हो, वो अप्रोक्स 90 के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें सबको समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको मिटा के थोड़ा सा, मैं अगर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूं आपके लिए, अगर मैं क्या करूं, थीटा की वैल्यू जो मैंने 90 आपको बताया अप्रोक्सीमेट 90 होता है, क्योंकि जो कॉइल की जो रेजिस्टेंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है इंपीडेंस के रिस्पेक्ट में, सॉरी रिएक्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको लिखोगे आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, जब साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये हो जाएगा माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। ये आ जाएगी करंट का एक्सप्रेशन। जब हम किसी भी क्वाइल के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो उस क्वाइल से ये करंट फ्लो होती है। ये करंट क्वाइल के रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के कारण आती है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, अब मैं मूव करूंगा ट्रांसफार्मर के ऊपर कि जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई लगाते हैं तो किस तरह से उसमें फ्लक्स डेवलप होता है। तो ये तो अभी बेसिक था कि इतना आपको पहले ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले ये चीज आपको क्वाइल के बारे में नॉलेज है को किस तरह से करंट क्वाइल में फ्लो करती है जब हम उस पर एक सप्लाई लगाते हैं। तो आओ मैं आपको ट्रांसफार्मर बताता हूं कि कैसे फ्लक्स डेवलप होगा ट्रांसफार्मर के अंदर। ये मैं मिटा देता हूं, आई होप सबको ये क्लियर है। अब देखो, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का कोर लिया है, ठीक है, एक सिंपल कोर लिया है।
उस पर मैंने क्या किया है कि प्राइमरी वाइंडिंग को रैप किया और सेकेंडरी साइड पे भी एक सेकेंडरी वाइंडिंग को रैप किया, और भी मैंने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया। सेकेंडरी वाइंडिंग अभी नो लोड पे है, सेकेंडरी से कोई करंट मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई लोड नहीं लगाया, अभी नो लोड पे ट्रांसफार्मर है। तो अब देखो मैंने क्या एज्यूम किया है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो प्रैक्टिकल है, उसकी जो परमेबिलिटी है वो म्यू आर है। और जिस तरह से आपको पता है कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है उसी तरह ट्रांसफर मैग्नेटिक मटेरियल की अपनी रिलक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट होती है। तो रिलक्टेंस की जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आर इज इक्वल टू एल बाय म्यू ए, वेयर म्यू क्या होता है, मीन लेंथ ऑफ कोड, जिस पाथ से फ्लक्स का फ्लो होता है, और वो मैं आपको वही बताऊंगा। ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोड। जैसे देखो ये हमारा कोड है, ये कोड हो गया कुछ इस तरह से कोड है। तो यहां से जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है ना, ये जो एरिया है ये हो गया ए, और जिस मीन और ये जितना पाथ में फ्लक्स का फ्लो हो रहा है इसका जब पैरामीटर निकालोगे तो ये आपको दे देगा मीन लेंथ, जिसको हम मीन लेंथ कहते हैं। तो ये होता है रिलक्टेंस में इन सारे टर्म का मतलब। और म्यू जो होता है म्यू नॉट म्यू आर, वेयर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ एयर एंड म्यू आर परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे फ्लक्स सेटअप होगा इसमें। तो देखो अभी तक आपको जो बेसिक्स है इसमें वो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये काम कर रहा है ट्रांसफार्मर, किस तरह से फ्लक्स इसमें सेटअप होता है और फ्लक्स होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जैसे ही आपने क्या किया कि इस प्राइमरी वाइंडिंग पे एक सप्लाई लगाया, वीएम साइन ओमेगा टी का आपने सप्लाई लिया है, वीएस इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। अभी हमने फेज को 0 लिया कि कोई फेज नहीं है सप्लाई के अंदर। उस टाइम पे मैंने सप्लाई कनेक्ट किया जब उसका फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। तो अब हमने क्या किया, प्राइमरी में एक सप्लाई लगाया। अभी मैंने आपको बताया, पर आप इसको एक इंडिविजुअल कॉइल की तरह समझो, एक कॉइल की तरह समझोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हम लोग एक कॉइल के अक्रॉस एक सोर्स लगाते हैं तो उससे एक करंट फ्लो होती है, उसकी वैल्यू निकल के आई थी अभी एस इक्वल टू माइनस, देखो आई एम कॉस ओमेगा टी, ये करंट निकल के आई है। ठीक है, तो आप इसकी डायरेक्शन ऐसे ले सकते हो, मैंने यहां पे डायरेक्शन लिया तो आप इसको अपोजिट ले लो, या तो सप्लाई को अपोजिट कर दो या तो इसको अपोजिट ले, तो ये करंट आ गया। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वाइंडिंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, जब आप सप्लाई लगाते हो सप्लाई के बाद क्या होता है वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है। उस करंट फ्लो होने के कारण, और मैंने यहां लेट किया है कि N1 जो है प्राइमरी टर्न है, N1 है वो प्राइमरी का टर्न है और N2 सेकेंडरी का टर्न है। इस करंट के कारण क्या होगा कि एक एमएमएफ डेवलप हो जाएगा उस कॉइल के क्रॉस। उस एमएमएफ का जो फॉर्मूला था वो मैं बताता हूं। एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ होता है N1 इंटू IS। जिस बाइंडिंग में आपने सप्लाई लगाया है उस बाइंडिंग का टर्न इंटू उस बाइंडिंग से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इसमें क्या होगा कि एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। जैसे आप करंट उसमें फ्लो करवाओगे बाइंडिंग के अंदर, इससे एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा बाइंडिंग के क्रॉस। अब क्या होता है, अब मैंने अभी बताया कि जिस तरह से आप रेजिस्टेंस में पढ़ते हो कि किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिकल में, उस तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है कि कोर की अपनी एक रिलक्टेंस होती है। रिलक्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है एल बाय म्यू है। अब क्या होता है, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स ये होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। जिस तरह से आपको पता है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इस तरह से यहां से ये जो फ्लक्स होता है वो करंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे वोल्टेज जो होता है वो एमएमएफ की तरह बिहेव करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो रिलक्टेंस की तरह बिहेव करता है। ये इसमें रिलेशंस होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का आप कंपेयर करते हैं तो ये रिलेशन निकल के आता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि इस कोर के रिलक्टेंस के कारण इसमें फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, और वही फ्लक्स क्या होता है कोर में फ्लो करना स्टार्ट करता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है उसी तरह से कोर में ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स
फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपको एक बार इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाता हूं। देखो, जैसे आपने सप्लाई लगाया, जैसे ही आपने यहाँ पे प्राइमरी के क्रॉस सप्लाई लगाया, यहाँ पे एक एमएमएफ डेवलप हो जाएगा। इसको आप वोल्टेज की तरह ट्रीट करो, इसको बोलते हैं N1IS। ठीक, अब क्या होगा, इस कोड का अपना कोई रिलक्टेंस होगा, इसको R, यहाँ पे आप एक रिलक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह ही दिखा दो। देखो, इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई रिलक्टेंस, R से डिनोट किया जाता है। अब यहां से जो करंट फ्लो होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लेते हो और यहाँ पे एक सिंपल रेजिस्टेंस लेते हो, R यहाँ पे V लेते हो, तो यहाँ से करंट फ्लो करता है। उसी तरह यहाँ से फ्लक्स फ्लो करता है। तो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है यही एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। इसको आप लिख सकते हो N1IS डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे आप करंट को लिख सकते हो V/R। तो देखो किस तरह से ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ते हो, सेम चीज अप्लीकेबल है यहाँ पर भी। बस आपको एनालॉजी पता होना चाहिए किस तरह से फ्लक्स करंट से रिलेटेड है, एमएमएफ वोल्टेज से रिलेटेड है, और रिलक्टेंस रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो यही इसके अंदर कंसेप्ट है सिंपल, कि आप किस तरह से इसको रिलेट कर पाते हो इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो सिंपल आपको फ्लक्स का फंडा क्लियर हो जाए। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि फ्लक्स कैसे डेवलप हो गया कोर में। अब देखो फ्लक्स फ्लो कैसे करेगा, इसका जो डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे। जैसे करंट में तो आपको पता है निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, बैटरी के निगेटिव से करंट अंदर जाती है और पॉजिटिव से निकलती है। इस तरह से इसमें भी एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल लगाते हो, आप क्या करते हो कि बाइंडिंग जिस डायरेक्शन में बाइंडिंग कोर पे रैप किया गया उसके डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करते हो, और जो इसका थंब होगा वो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो देखो बाइंडिंग का ओरिएंटेशन कैसा है, बाइंडिंग इस तरह से रैप है। यहाँ पर देखो ये ऐसे जा रहा है, 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 ये रैपिंग है बाइंडिंग की। तो बाइंडिंग को ऐसे रैप किया गया है। आप क्या करोगे, आप आपका जो ये फिंगर है इसको आप कर्ल करोगे बाइंडिंग के डायरेक्शन में, और ये थंब जो होगा आपका वो फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगा प्राइमरी में। ये इस तरह से आप इसका डायरेक्शन निकालोगे। तो आपको मैंने दिखाया यहाँ पर, देखो किस तरह से फ्लक्स का फ्लो हो रहा है। यहाँ से जा रहा है, ऐसे घूम के अपना क्लोज लूप पूरा कर रहा है इसी कोर के अंदर। बाहर थोड़ा बहुत फ्लक्स लीक करता है, लेकिन मेजर जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो कोर के अंदर होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो एयर की परमेबिलिटी होती है वो म्यू नॉट होती है, वो कम होती है कंपेयर टू किससे, कोर से। तो जो एयर का रिलेक्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है कोर के कंपेरिजन में। तो आपको पता है कि जैसे जिस तरह से करंट फ्लो होता है तो वो लेस रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। इसी तरह जब करंट फ्लो होता है, जब फ्लक्स फ्लो होता है तो लेस रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरह से लो रिलक्टेंस पाथ को, ये लो रिलक्टेंस पाथ कोर हो गया। तो एयर में फ्लक्स बहुत ही कम हल्का सा लीक करता है, बस बाकी सारा फ्लक्स जो होगा वो कोर में ही लिंक करेगा, क्योंकि कोर का जो रिलक्टेंस है वो कम है एयर के कंपेरिजन में। तो आई होप कि आपको जो मेन मेरा इस वीडियो का थीम था कि किस तरह से फ्लक्स कोर में सेटअप होता है वो आपको समझ में आ गया होगा इजीली। मैंने पूरा मैथमेटिक्स करके दिखाया आपको कि इसमें कुछ भी नहीं है थ्योरेटिकल, आपको बस समझना है किस तरह से सेटअप होता है। मैंने मैथमेटिक्स के थ्रू आपको पहले ये दिखाया कि एक जब आप कॉइल लेते हो तो किस तरह से उसमें करंट आता है, फिर एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ फ्लक्स का रिलेशन बताया, उसको मैंने आपको करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के एनालॉजी से कंपेयर करके बताया। साथ में मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल दिखाया कि कैसे राइट हैंड थंब रूल लगा के आप फ्लक्स की डायरेक्शन को आप फाइंड करते हो कोड के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा जो मेन फंडा था वो मैं अभी बस इसमें आपको फ्लक्स बताना चाह रहा था कि फ्लक्स कैसे डेवलप होती है कोर के अंदर। इसलिए मैंने ट्रांसफार्मर को भी नो लोड पे रखा है, क्योंकि जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा ना तो ये सारे पिक्चर्स यहाँ पे ये फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट कर देगा। अभी फिलहाल ये करंट जीरो है तो सिर्फ इसके कारण ही इसमें फ्लक्स डेवलप हो रहा है, प्राइमरी के कारण। जितना फ्लक्स चाहिए कोर को उतना वो बना रहा है, प्राइमरी से उतनी करंट ड्रॉ कर रहा है जितना उसको फ्लक्स बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरह से मैं और भी अमेजिंग कंसेप्ट आपके लिए लेके आऊंगा, इस तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट जो मुझे लगेगा कि जिसमें मैं उस तरह के कंसेप्ट लेके आऊंगा जो मुझे पता है कि जिसमें मैंने प्रॉब्लम फेस किया था, अभी आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। तो आप अगर इस छोटे छोटे वीडियो को देख लोगे तो आपका लगभग बहुत अच्छा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका डाउट आराम से
इस छोटे वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। तो मेरा मोटिव यही था। फिर जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, साथ में वीडियो को शेयर करना ना मिले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।